हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो जो आज मैं लेके आया हूं लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल चीज बोलता है कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर रिएक्शन होगा तभी एक्शन होगा, नहीं तो एक्शन भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों के दोनों जरूरी है। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल कहती है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी है। मान लेते हैं बॉडी है, ये भी बॉडी है, अब ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। अगर ये दोनों के दोनों टकराएंगी, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी F on 2 ड्यू टू 1 और इसके ऊपर लगेगी F on 1 ड्यू टू 2। फोर्स 1 के ऊपर 2 की वजह से और 2 के ऊपर 1 की वजह से। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव है तो मैं F21 लेता हूं इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल। इक्वल मतलब है कि बेटा इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, इक्वल मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट के लगाया है। मतलब एवरी एक्शन, जो एक्शन लगेगा और जो रिएक्शन होगा उनमें इक्वल मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अगर एक्शन है तो रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन है तो एक्शन है। बेसिकली दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, कभी दूसरा नहीं हो सकता। देखो अगर मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मारा, अगर मान लो किसी को मैंने थप्पड़ मारा, ध्यान रखना मेरे हाथ पे भी चोट लगी है, तो जो उसके लगा है वो एक्शन है और जो मेरे लगा है वो रिएक्शन है। तो एक्शन का रिएक्शन डेफिनेटली होता है, बिना रिएक्शन के एक्शन नहीं होगा। क्लियर है? नो, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखना उनके बारे में बता रहा हूं। नो प्रॉपर्टीज, नंबर 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन लगेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका नेचर क्या है। नेचर ऑफ फोर्सेस बेसिकली इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस, कि कौन सी नेचर लग रही है। हो सकता है कि इधर मतलब एक तरफ ग्रेविटेशन लग रही हो और एक तरफ सेंट्रीपिटल लग रही हो, मतलब फोर्स लगेगी। ये बात नहीं हो रही कि फोर्स कौन सी लगेगी, फोर्स लगेगी हर बार। ये थोड़ी है कि इधर भी एम ए लगे इधर भी एम ए लगे, नहीं, हो सकता है अलग अलग लगे। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर एक बॉडी रखी, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, फूक मार रहा हूं। तो जो फूक मार रहा हूं बेसिकली वो एक विंड फोर्स होगी, विंड की वजह से, और इसकी वजह से नीचे mg जाएगा, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, फूक मार के ऊपर तक रख रहा हूं। मतलब जो मैं फूक मार रहा हूं वो क्या एक तरह का फोर्स है और इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, mg। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है अगर वो बॉडी नीचे नहीं गिरती है, स्टेशनरी होती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्सेस। नंबर 2 आता है बेटा कि एक्शन रिएक्शन होगा। If there is no action, there will be no reaction. So no reaction, no action. अगर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन के लिए नहीं होगा तो वो एक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास कुछ है। जैसे मान लो ये देखो, हाँ ये सरफेस है। अगर मान लो मैं कोई चीज पकड़ता हूं, जैसे मैं मोबाइल पकड़ लेता हूं, अगर मोबाइल पे मैं एक नेल रखूं, ठीक है, इसके ऊपर मारूं, अगर मैं इसके ऊपर मारूं तो अगर ये सरफेस, ध्यान रखना, अगर मैं नीचे ना रखूं, एकदम सरफेस पे ना रखूं, तो ये नेल को मैं इसमें नहीं गाड़ सकता, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। इसको क्या किया मैंने, एक नेल लिया और इसको हथौड़ी मारे जा रहा हूं, ये क्या होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। इसको और मारा ऐसे होएगा, क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बन जाता है और एक सिस्टम आगे जाता है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूं मैं? सो अगर मैं इसको नीचे सपोर्ट दे दूं, अब मैंने इसको नील रखा, अब नीचे सपोर्ट दे दी, अब मैं इसके ऊपर मारूंगा तो ये डेफिनेटली नील अंदर जाएगी। तो बिना रिएक्शन के एक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तीसरी बात ये ले सकते हैं कि नो, कैन नॉट कैंसल ईच अदर इफेक्ट। ये दोनों के दोनों जो एक्शन और रिएक्शन है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां से मैं पुश कर रहा हूं, यहां से एक बच्चा पुश कर रहा है, या यहां से कोई और दो पर्सन ऐसे पुश कर रहे हैं, तो बेशक ये ना हिल रहा हो, लेकिन ये इसका जो इफेक्ट है वो उसको
कैंसिल नहीं कर रहा, कैन नॉट कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, इफेक्ट कैंसिल नहीं कर रहे। इफेक्ट क्या है बेसिकली, इफेक्ट होता है बेसिकली फोर्स की वजह से क्या हो रहा है। तो अगर मैं ऐसे जोर लगा रहा हूं तो बेशक मेरी बॉडी इधर उधर ना मूव कर रही हो, लेकिन मेरे यहां पे पूरा फोर्स आ रहा है, मुझे फील हो रहा है पूरा, तो मतलब इफेक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होते। क्लियर है। नंबर 4, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, हमेशा एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, एक बॉडी पे कभी नहीं लगेगा। मान लो अगर मैंने इधर से इधर पुश किया, या ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां पे घुसा रहा हूं, तो ये क्या है, एक्शन दे रहा है लेकिन रिएक्शन इसको मिल रहा है, तो ये अलग अलग बॉडी होगी, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो रिएक्शन और एक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। ठीक है, क्लियर है। देखो अगर तुमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लीनियर मोमेंटम के बारे में नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, इस चैप्टर को अप्लाई करना मुश्किल है और उसके लिए हमें बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ को अगर तुम अच्छी तरह कर लोगे तो डेफिनेटली इजी रहेगा तुम्हारे लिए आगे, और मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखते हैं, देखो अब न्यूमेरिकल में या फिर जो बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं उसे देखेंगे। तो मैं यहां पे बता रहा हूं बेटा इलस्ट्रेशन, फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। आ रहा है इतना तो ठीक है, जरूरत नहीं है। नो इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो सबसे पहली इलस्ट्रेशन क्या होती है, मान लेते हैं सरफेस है, अगर सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी रखी है तो उस बॉडी का एक मास होगा जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ mg लगाएगी। क्लियर है। लेकिन क्या ये बॉडी मूव कर रही है, नहीं। अगर मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल को मैंने हाथ पे रखा हुआ है, क्या ये मोबाइल यूज कर रहा है, मूव कर रहा है, नहीं। क्यों, इसका मतलब फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसा भी नहीं है, फोर्स भी लगा रहा है। मुझे बिल्कुल भारीपन जो है इसका वो महसूस कर पा रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं, जो मैंने बताया कि इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्सेज ऑपोजिट एंड इक्वल एक्ट कर रही है, बट उसके इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रही है। तो अगर यहां की तरफ हमारे पास mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगेगा, उसे बोलेंगे r। ज्यादा फील करना है तो ये कर सकते हैं हम कि अगर कोई नेल है, नेल को चुबा के देखो, जितना वो अंदर जाएगी तुम्हें उतना का हर्ट होगा, तो सोच लेना बस नेल के ऊपर भी सेम फोर्स लग रही है। ठीक है। अगर मान लो मैं एक बैलून लूं, ये बैलून है बेटा हमारे पास, पानी से भरा हुआ बैलून है, अगर मैं इसको जमीन पे रख दूं तो ये कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे। क्यों, फ्लैट क्यों हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इफेक्ट को कभी कैंसिल नहीं करते हैं, रिमेंबर दैट। नाउ तो ये आ गया, तो ये हमारे पास है एक्शन और ये जो उल्टा है वो है रिएक्शन। हम बिना रिएक्शन के चल भी नहीं सकते। अगर हम सोचे कि चले हम, तो बिना रिएक्शन के हम नहीं चल सकते। अगर ध्यान दो, कभी भी हम फोर्स लगाते हैं, चलो मार्कर को जेब में रख लेते हैं, कभी भी हम फोर्स लगाते हैं, देखो ये मैंने चला तो मैंने क्या किया, इस पे एक स्लैंटेड, एक टेढ़ा किसी एंगल पे फोर्स लगाया है, तब मैं आगे चल पाऊं। ध्यान दो, अगर मैं इस पे ऐसी फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर से जंप करूंगा कि आगे चलूंगा, नहीं। अब क्या होता है, किसी एंगल पे फोर्स लगाता हूं मैं, देखो इधर ये चला, ये देखो ये वाले एंगल पे, तो अब ये क्या है, मैं एक्शन दे रहा हूं और मुझे रिएक्शन मिल रहा है। तो रिएक्शन के बदले में क्या चल रहा है, अगर मैं दूसरा बात करूं वॉकिंग का, कि वॉकिंग कैसे करते हैं, तो देखो ये सरफेस है, हम क्या करते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं। जब इधर फोर्स लगाएंगे तो हमें यहां पे रिएक्शन मिलेगा, और रिएक्शन हमने थीटा पे लगाया है तो हमें यहां क्या मिलेगा, r cos थीटा, और हमें यहां मिलेगा r sin थीटा। ये वो कंपोनेंट है जो हमें आगे लेके जाएगा, ये वो कंपोनेंट है जो पैर को ऊपर उठाएगा, क्योंकि अगर पैर ऊपर नहीं उठेगा तो स्लिपरी सी बहुत खिसी खिसी आवाज आएगी, ऐसे ऐसे आवाज आएगी। क्लियर है। तो पैर को उठाने के लिए ये कंपोनेंट चाहिए होता है, और पैर को मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये कंपोनेंट चाहिए होता है। ठीक है। अगर ये कंपोनेंट मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को रिएक्शन कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं ऐसे चल नहीं सकता ना, अब सोचो अगर मैं ऐसे चलूं, ऐसे ऐसे एकदम चलूं, ऐसे ऐसे पैर उठा के, तो क्या होगा, क्या आगे नहीं, मैं ऊपर ज्यादा उठा रहा हूं, मतलब ये वाला कंपोनेंट ज्यादा लगा रहा हूं। क्लियर हो क्या बता रहा हूं। तो वॉकिंग के केस में भी ऐसा होगा। अब अगर मेरे को ये रिएक्शन ना मिले नीचे तो एक्शन भी नहीं होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं नीचे ऑयल डाल दो, ऑयल के ऊपर चल के देखो, तुम गिरोगे नीचे, माथा अलग से फूटेगा। अगर मैं बोलूं तो मैं बर्फ के ऊपर चलो, तो भी गिरोगे, तो भी नहीं चल पाओगे। मतलब चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चल पाओगे, डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा, और बिना रिएक्शन के एक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है। अब अगर मैं और कोई कंसेप्ट बताऊं तो, हाँ तुम मॉल वगैरह में गए होगे,
मॉल या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, वहां पे क्या होता है, टाइल्स बहुत स्मूथ लगाई जाती है। अब वो लगाते ही इसलिए, एक तो देखो चमकदार, ऑब्वियसली शाइनी सरफेस चाहिए, लेकिन एक और उनका मकसद होता है कि कोई यहाँ पे तेज ना जाए, स्लिप होके, मतलब बहुत तेज ना भागे क्राउड, बहुत रनिंग क्राउड वहां पे चले। ये भी रीजन होता है कि वहां पे क्या किया जाता है, उनको एक स्लिपरी टाइल लगाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों को गिरने का डर होगा और धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही लगाई जाती हैं। तो ये था वॉकिंग, ये है हमारे पास मतलब बुक ऑन द टेबल कह सकते हैं, बॉडी ऑन द टेबल, बॉडी ऑन द टेबल। अब ये देखते हैं, देखो अगर हमारे पास दो फोर्सेस लग रही है, ये रही, अब ये फोर्सेस आपस में लग रही है तो बॉडी तो मूव करेंगी नहीं करेंगी। तो अगर मान लेते हैं बेटा मूव करवानी है, अगर मेरे को इधर को मूव करवानी है तो ये फोर्स ज्यादा चाहिए, अगर इधर मूव करवानी है तो ये फोर्स ज्यादा चाहिए। मतलब ये है कि जहां से ज्यादा फोर्स लगेगी वो उस तरफ बॉडी मूव कर जाएगी। मान लेते हैं बेटा एक बॉडी है, इस तरफ को कार से खींचा जा रहा है, इस तरफ से ट्रक से खींचा जा रहा है, तो बॉडी कहां जाएगी, ट्रक की तरफ जाएगी, उसमें ज्यादा पावर होती है। तो जहां से ज्यादा फोर्स लगेगी बॉडी उस डायरेक्शन में जाती है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। चलो देखो बेटा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ये तो होगी प्रमोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं, हॉर्स एंड कार्ट। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा कि कुछ भी रट्टा नहीं लगाएंगे, हर चीज में कंसेप्ट लगाएंगे। देखो थर्ड लॉ है वो कहता है, ये दिमाग में रट लो, F net इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन वही फोर्स प्रोवाइड करेगी जो नेट फोर्स होगी। मान लेते हैं बॉडी है, इधर से लग रही है 10 न्यूटन, इधर से लग रही है 5 न्यूटन, तो इसमें क्या होगा, बॉडी ऑब्वियसली इस तरफ को जाएगी, लेकिन कितनी, F net इज इक्वल टू एम ए। मान लेते हैं इसका 2 kg वेट है, ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं। तो F net इज इक्वल टू एम ए, मैंने ये मंत्र बताया, और ये मंत्र बेटा दिमाग में रख लो, बहुत काम करता है ये। F net इज इक्वल टू एम ए। तो F net क्या आएगा यहाँ पे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू एम ए। क्या आएगा यहाँ पे, अगर देखो डायरेक्शन लेनी है, बस सिंपल सी बात है, डायरेक्शन लेनी है तो ऐसे भी ले सकते हो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू एम ए। क्या आएगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस 5/2 ए, तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी एक्सेलरेशन आएगी और माइनस बताएगा बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लोगे, माइनस के साइन के साथ लोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अदरवाइज तुम अगर माइनस साइन नहीं लेना चाहते तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये एफ नेट बन गया तुम्हारा, और एम ए वही जो एफ नेट होगा, मतलब जो कैंसिल करने के बाद एक्स्ट्रा फोर्स होगी ना, वही एक्सेलरेशन दे पाएगी, दूसरी एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगी। क्लियर है। अब मान लो अगर मैं कोई भी एक कार को खींचने की कोशिश करूं तो मेरे को जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, खींचना पड़ेगा, और वो तभी चलेगी जब उसके वेट से ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जो उसका वेट है उसकी वजह से एक फ्रिक्शन लग रही है, और वो फ्रिक्शन क्या कर रही है, उसको रोक रही है। तो जब वो फ्रिक्शन उसको रोक रही है तो मुझे उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन सारा फोर्स ले रही है। जब तक उस फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इलस्ट्रेशन पे थे बेटा हम। देखो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने काट ली ये टायर, और इसको मैंने बांध दिया बेटा हॉर्स के साथ। देखो मेरे को हॉर्स नहीं बनाने आता है, ठीक है, मैं बहुत कच्चा हूं इस चीज में, लेकिन मैं फिर भी यहां पर मान लेता हूं कि ये हॉर्स है ना। इसका मास मानते हैं बेटा m, और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M। नीचे की तरफ लगेगा कैपिटल mg और इसका लगेगा स्मॉल mg। इसकी वजह से भी ऊपर रिएक्शन लगेगा और इसकी वजह से भी ऊपर रिएक्शन लगेगा। देखो रिएक्शन तो लगेगा ही लगेगा सरफेस से, तो यहां पे मान लेते हैं बेटा r, यहां पे लगेगा r डैश। क्लियर ना। ये हॉर्स इसको खींच रहा है विद द फोर्स F, और ये अपने मास की वजह से यहां पे दे रही है फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान देना, ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसका जो भार है, इसका जो वेट है, उसकी वजह से एक फोर्स लग रही है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और घोड़ा आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है कैपिटल F। अगर इसको हम अपनी तरह रिजॉल्व करें तो कुछ ऐसा होगा। देखो ये फोर्स लगाएगा यहां पे, जिसकी वजह से रिएक्शन मिलेगा हमें यहां पे, और उसकी वजह से एक यहां पे आएगा और एक
ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो आगे बढ़ाएगा वो क्या बढ़ाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो ऊपर लेके जाएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो नेट फोर्स है देखो, बेसिकली जो फोर्स लगा रहा है ना, इसमें से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ही इफेक्ट करेगी इसको आगे ले जाने में, वो तो ऊपर उठाने में करेगी। मैंने बताया था जब हम चलते हैं हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं और हमें रिएक्शन मिलता है, और वही रिएक्शन आगे डिवाइड होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। चलो यहां तक क्लियर हो गया ना। रस्सी के अंदर एक फोर्स आती है, इसको बोलते हैं हम टेंशन। टेंशन बेसिकली आता है बेटा खिंचाव, ठीक है। जैसे बॉडी को अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर रखता हूं तो उसके ऊपर रिएक्शन लगता है, उससे मैं आर से डिनोट करता हूं। वैसे जो रस्सी है, रस्सी को मैं खींच रहा हूं तो जो टाइटनेस है उसकी वजह से उसके अंदर एक खिंचाव आ जाता है, ठीक है। उसको मैं एफ यूज नहीं करता हूं, वो रिएक्शन नहीं होता, वो फोर्स नहीं होता, वो क्या होता है, टेंशन, खिंचाव, टाइटनेस बेसिकली, ठीक है। और वो एक रोप में एक ही टेंशन होगी। रोप जितनी मर्जी हो, जितनी मर्जी स्ट्रिंग बड़ी हो, उसमें टेंशन एक ही होगी। स्ट्रिंग चेंज, रोप चेंज, टेंशन चेंज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बताया था तुम्हें मंत्र एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। चलो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये फोर्स इसको लेके जा रही है। देखो अलग अलग तरह से निकालने हैं, ऑब्वियसली अलग अलग तरह से, कि अलग अलग बॉडी को रिजॉल्व करेंगे। इसको करते तो क्या आएगा, ये बॉडी चला रही है, क्या ये इस पे डायरेक्ट लग रहा है, नहीं, इस पे क्या लग रहा है, टेंशन। सो टेंशन माइनस फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं यहां पे भी लगाऊं तो एच माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी, एक्सेलरेशन अलग नहीं होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। एक्सेलरेशन अलग क्यों होगी, सिंपल सी बात है, जितनी तेज घोड़ा जाएगा उतनी तेज काट जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मैं यहां से एम ए निकालूं, देखो क्या होएगा। अब यहां से जो टी की वैल्यू आई वो क्या आएगी तुम्हारे पास, कैपिटल एम ए प्लस एफ। अगेन मैं बता रहा हूं बेटा कि फिजिक्स अपनी अपनी होती है, मैथ्स हम सबकी होती है, सॉरी फिजिक्स हम सबकी होती है, मैथ्स अपनी अपनी होती है। तो भाई जितना मेरे को आता है मैं उस हिसाब से करूंगा, जितना तुम्हें आता है उस हिसाब से करना। तो मैं अगर यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो एच माइनस एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं ए निकालूं, ध्यान देना, एच माइनस एफ इज इक्वल टू, यह है हमारे पास, मैंने क्या किया यहां पे, ये आ गया। और अगर इसको नीचे लेके आऊंगा तो a इज इक्वल टू एच माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। नो, इफ h इज ग्रेटर देन f, बॉडी विल मूव। क्लियर है। अगर ये फोर्स ज्यादा होगी इससे, वो तभी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, एक्सेलरेशन नहीं आएगी। क्योंकि देखो अगर एक्सेलरेशन की पॉजिटिव, मतलब यहां लिख देता हूं, a इज ग्रेटर देन f, a इज इक्वल टू पॉजिटिव। ए पॉजिटिव तभी आएगा जब ये ज्यादा होगा, अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा मतलब रिटार्डेशन होती है, मतलब मोशन रुक रहा है। तो मोशन तभी होएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब ये ग्रेटर होगा इससे। क्लियर बात है। नाउ इसका एक शॉर्ट तरीका है, वो देखते हैं। देखो बहुत शॉर्ट तरीका है इसका, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। इस बॉडी को एक सिस्टम मान लो, मैंने बॉडी को सिस्टम मान लिया। यहां पे करते हैं, यहां पे इस बॉडी को मैंने एक सिस्टम मान लिया। आगे कौन सी लग रही है, एच, पीछे कौन सी लग रही है, स्मॉल एफ, फ्रिक्शन लग रही है। मास मुझसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर नीचे कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है। मैं वर्टिकल फोर्स तभी लूंगा जब ये ऊपर नीचे मूव करेगी। ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है, तभी तो नहीं मूव कर रही है। क्लियर है। नाउ अब यहां पे देखेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से। अब इस बॉडी का मास कितना है, एम ए। एफ नेट मतलब बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, तो एच माइनस एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। तो ए क्या आया, एच माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस ए। देखो कुछ करने की जरूरत है, नो टेंशन नो पेंशन, सिंपल। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ये बहुत सिंपल मंत्र है बेटा, बिल्कुल सिंपल मंत्र है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए निकालने के लिए, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड लॉ पे लगता है, थर्ड और सेकंड लॉ मिला के लगता है, और उससे हमारा आंसर आता है। ये मोशन में होगा। देखो एफ नेट इज इक्वल टू एम में लगता है जो चीज मोशन में होती है, और अगर हमें स्टेबिलिटी, कंकरेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम फोर्सेस पे लगाना है तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो इक्वल कर दो उन फोर्सेस को विद नेगेटिव साइन। क्लियर। नेगेटिव साइन तब लेना जब डायरेक्शन दी हो, डायरेक्शन नहीं निकालनी हो, मैग्नीट्यूड इक्वल करने हो तो बेटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो इतनी सी चीज है हमारे पास जो है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। अब अगर हम बात करें बेटा बुलेट की, उसमें भी ऐसी होता है, आगे की तरफ चलेगा तो पीछे की तरफ हिट होएगा, जो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ेंगे थर्ड लॉ में।
और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ लिफ्ट प्रॉब्लम। जो लिफ्ट चलती है ऊपर नीचे, उसमें जो पर्सन है उसको वेट क्या फील होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं देख लूँ अगर इससे कोई टॉपिक रह गया हो या इसका कोई एग्जाम्पल रह गया तो वो डेफिनेटली क्लियर करूँगा मैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक रह गया स्विमिंग वाला। स्विमिंग में क्या होता है, अगर हम मान लो पीछे की तरफ एक्शन लगाएंगे तो हमें रिएक्शन आगे की तरफ मिलेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे बर्ड होता है, बर्ड क्या करता है, बर्ड ने यहां पे फोर्स लगाया नीचे, रिएक्शन कहां मिला उसे, यहां से। ये दो फोर्स नीचे की तरफ लगाया तो रिएक्शन हमें ऊपर की तरफ मिला। यही होता है ना, बर्ड नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सारा का सारा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा लिफ्ट प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर वीडियो आएगी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है। अगर तुम्हें ग्राफिकल वो डायग्राम मेथड ना चाह के कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन करनी है सेकंड लॉ की जो मैंने करवाई थी, अगर वो कैलकुलस मेथड में चाहिए तो फिर कमेंट कर देना, मैं उसको कैलकुलस मेथड में भी करवा दूंगा, क्योंकि कहीं लिखा नहीं होता कैलकुलस से निकालना, इसलिए मैंने सिंपल वो 9th वाला जो तरीका था हमारा सिंपल कर दिया उससे। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।